अमोदिता के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि उसके बदन को कोई छू रहा है। उसे लग रहा था कि किसी का हाथ उसकी जांघ पर था जो उसे सहला रहा था। वो उठने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी पर नहीं उठ पा रही थी। अमोदिता रोते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो यक्षिणी मेरे साथ? एक स्त्री होकर एक स्त्री के साथ ये सब करना ठीक नहीं है, छोड़ो मुझे जाने दो। अमोदिता अपनी जान की गुहार लगा रही थी पर उस अदृश्य शक्ति पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। उस अदृश्य शक्ति ने पूरी तरह अमोदिता को अपने शिकंजे में जकड़ कर रखा हुआ था। अमोदिता समझ गई थी कि अब वो नहीं बचने वाली, चाहे वो कितना भी चीख ले, वो यक्षिणी के चंगुल में फंस गई थी। अमोदिता अपनी आंखों के समाने अपनी आबरू को लूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो लाज के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, वो अदृश्य स्पर्श जो उसे उसके तन बदन में महसूस हो रहा था वो होना बंद हो जाती है। जब वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने युग टॉवल लपेटकर खड़ा हुआ था। वो अभी अभी नहाकर निकला था। युग हैरानी के साथ अमोदिता से कहता है, अमोदिता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये बताओ मेरे बेड पर क्यों लेटी हुई हो? अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो युग जी यहाँ पर ना कोई मेरे साथ। अमोदिता ने इतना ही कहा था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो सोचने लग जाती है कि यदि मैंने युग जी को ये बताया कि यहाँ पर यक्षिणी मेरे साथ वो सब कर रही थी तो वो कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। युग जी मुझे पागल समझने लग जाएंगे। वो कभी एक पागल लड़की से शादी नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे पागल समझे। युग अमोदिता को टोकते हुए कहता है, अरे कहाँ खो गई? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? अमोदिता युग के बिस्तर पर से उठते हुए और उस पर बिछे गद्दे को हाथ लगाते हुए कहती है, वो युग जी में ना चेक कर रही थी ये गद्दा कैसा है, बड़ा ही मुलायम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। युग को अमोदिता की बातें बड़ी अजीब लगती है पर वो इन सब पर ध्यान नहीं देता और अपना अगला सवाल अमोदिता की तरफ फेंक देता है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अमोदिता युग को उसका मोबाइल दिखाते हुए कहती है, वो आप ना कल अपना मोबाइल वहीं पर भूल गए थे तो यहीं देने आपी। युग मोबाइल को देखते हुए कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुम आ गई वरना मैं तो परेशान हो जाता अपना मोबाइल ढूंढते ढूंढते। इतना कहकर युग अपना मोबाइल लेने के लिए अमोदिता के पास जाने लग जाता है। तभी अमोदिता अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद करने लग जाती है और शर्माने लगती है। युग सोचने लग जाता है ये अमोदिता अचानक से शर्माने क्यों लग गई। तभी उसका ध्यान उसके शरीर पर जाता है और उसे याद आता है कि उसने कपड़े नहीं पहने थे, बस टॉवल लपेटा हुआ था। युग अपने सीने को अपने हाथों से कवर करते हुए कहता है, अरे सॉरी। इतना कहकर युग जल्दी से बेड के पास रखे उसके सूटकेस को खोलता है, उसमें से अपने कपड़े निकालता है और वापस वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। अमोदिता सोचने लग जाती है यही सही मौका है युग जी के कपड़ों में उनका बाल ढूंढने का। अमोदिता बेड के ऊपर ही रखे युग की शर्ट लोवर उठाती है और उसके अंदर युग का बाल ढूंढने लग जाती है। कहाँ पर है युग जी का बाल? मिल जा मिल जा मिल जा, कहाँ है? यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता युग का बाल ढूंढ रही थी और उसकी किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि उसे शर्ट के ऊपर एक बाल मिल भी जाता है। अमोदिता उस बाल को शर्ट में से निकालते हुए कहती है, मिल गया। जैसे ही अमोदिता उस बाल को अपने हाथ में पकड़ती है, युग वॉशरूम से कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और हैरानी के साथ कहता है, ये तुम मेरे कपड़ों के साथ क्या कर रही हो अमोदिता? अमोदिता घबराते हुए कहती है, वो युग जी, वो ये कपड़े बिस्तर पर पड़े हुए थे ना तो मैंने सोचा घड़ी करके रख देती हूँ, पर इनमें से तो पसीने की स्मेल आ रही है, आपने इन्हें धोया नहीं है क्या? अरे धोने के लिए ही तो निकाले और स्मेल आना बनता है इन्हें, वो कायर। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अमोदिता बीच में बोल पड़ती है, अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं युग जी, मैं धो देती हूँ ना, आपके कपड़े और भी कपड़े हो तो दे दीजिए, मैं फटाफट धो दूंगी, वो भी एकदम चकाचक। अरे नहीं अमोदिता, मैं धो लूंगा और मुझे ना मेरे काम खुद करना पसंद है ना कि किसी और से करवाना। अमोदिता फुसफुसाते हुए कहती है, पर मैं कोई और थोड़ी हूँ, मैं भी तो आपकी अपनी ही हूं ना, आपकी होने वाली पत्नी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये लीजिए आपका मोबाइल, अमोदिता ने युग को अपना मोबाइल देते हुए कहा। युग अमोदिता के हाथ से अपना मोबाइल ले लेता है। अच्छा अब मैं जाऊं युग जी, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है जाओ। अमोदिता वहां से जाने ही लग जाती है। अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी युग उसे रोकते हुए कहता है,
अरे 2 मिनट रुको, एक काम करो, अपना नंबर देते हुए जाओ। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, क्या कहा, मेरे नंबर पर क्यों युग जी? अरे बड़ी माँ, और घर में बाकी सब का हाल चाल पूछने के लिए अब मेरे पास तो किसी का नंबर है नहीं बड़े पापा को कॉल कर सकता हूँ तो तुम ही मेरी बात करा दिया करना और सबका हाल चाल बताते रहना। ये बताओ व्हाट्सएप चलाती हो या नहीं? अगर नहीं चलाती हो तो आज ही इंस्टॉल कर लो, मेरी वीडियो कॉलिंग पर बड़ी माँ से बात भी करा दिया करना। हाँ चलाती हूँ ना युग जी, लिखिए हमारा नंबर 98,934। तारांकन अमोदिता युग को अपना नंबर दे देती है। अमोदिता अपने आप पर गर्व कहते हुए कहती है, हम गांव में रहते हैं तो क्या हुआ, आप भूल रहे हैं हमने एम का कोर्स किया है, पढ़े लिखे हैं हम भी। अरे हो, मैं तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ याद दिलाया, अब तुम्हारा नंबर अमोदिता सिस्टर के नाम से सेव कर देता हूँ। अरे नहीं सिस्टर के नाम से नहीं। क्यों, क्या हुआ, सिस्टर के नाम से क्यों नहीं? वो कोई हमें सिस्टर बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आप ना एक काम कीजिए, हमारा नंबर अमोदिता नस के नाम से सेव कर लीजिए। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, ये कर दिया, तुम्हारा नाम अमोदिता नस के नाम से सेव, अब ठीक है। हाँ ठीक है। युग को अपना नंबर देने के बाद अमोदिता वहां से चली जाती। इस तरफ रजनी अपने कमरे में थी और बड़े प्यार से अपने हाथों के नाखूनों में रेड नेल पॉलिश लगा रही थी। रेड रंग की ही साड़ी उसने पहन के रखी हुई थी। अपने हाथों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने के बाद वो अपने पैरों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने लग जाती है। वह अपने लेफ्ट पैर की चीटी उंगली के नाखून से नेल पॉलिश लगाते हुए अंगूठे की ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी तर्जनी उंगली तक नेल पॉलिश लगाई ही थी कि वो रुक जाती है। रजनी नेल पॉलिश की बोतल को फर्श पर रख देती है। रजनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो सी गई थी, कुछ याद कर रही थी। देखते ही देखते उसकी लेफ्ट आइस में से एक आंसू निकलता है और सीधा उसके लेफ्ट पैर के अंगूठे के ऊपर गिर जाता है। जब वो आंसू उसके अंगूठे पर गिरता है तो वो देखती है कि उसके अंगूठे पर नाखून नहीं था। उसके अंगूठे पर बस मांस था, नाखून नहीं, जिस कारण वो अपने अंगूठे पर नेल पॉलिश नहीं लगा सकती थी। रजनी बड़े प्यार से अपने अंगूठे पर हाथ फेरने लग जाती है। रजनी की आंखों में आंसू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस अंगूठे के नाखून न होने के पीछे कोई काला अतीत छुपा हो, एक ऐसा अतीत जो आज तक उसने किसी को नहीं बताया। रजनी बैठी ही हुई थी कि तभी उसे कमरे के अंदर हलचल महसूस होती है। जब वो पीछे पलटी है तो देखती है कि उसके पीछे अमोदिता मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। रजनी अपनी जगह पर से खड़ी होते हुए कहती है, अरे अमोदिता, तू कब आई और ये बता युग का बाल लाई या नहीं लापी? अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती, वो तो अपनी सूद दूध खोकर खड़ी हुई थी। रजनी अमोदिता को हिलाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, युग का बाल लाई या नहीं लाई? अमोदिता अपना हाथ सामने करते हुए उसकी मुट्ठी खोलते हुए कहती है, लाई हूं नामा, ये रहा। रजनी अमोदिता की हथेली पर से वो बाल उठाते हुए कहती है, शाबाश, मुझे पूरा यकीन था कि तू युग का बाल जरूर लेकर आएगी, आखिर तू मेरी ही तो बेटी है, एक सौदाइन की। इतना कहकर रजनी उस बाल को एक सफेद कागज के अंदर लपेटकर अलमारी के अंदर बंद कर देती है। अलमारी लॉक करके जब वो पीछे पलटती है तो वो देखती है कि अमोदिता अभी भी वैसी ही खड़ी हुई थी जैसी बाल देते वक्त थी। रजनी अमोदिता के पास जाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, तू ठीक तो है ना? जब से आई है कुछ खोई खोई सी लग रही है, तेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी में कुछ हुआ है क्या? अमोदिता बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी में। रजनी भिन्नाते हुए कहती है, ये तू पहेलियां क्यों बना रही है, सीधे सीधे बताना क्या हुआ है। अमोदिता एक ही सॉस में रजनी को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी में हुआ था। अमोदिता अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, वो यक्षिणी तो बहुत ही घटिया औरत है, वो लड़कियों को भी नहीं छोड़ती, वो तो मेरे साथ भी संभोग करना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ युग जी सही वक्त पर आ गए, वरना आज तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। ये तू क्या बकवास कर सकती है, भला एक औरत दूसरी औरत के साथ कैसे कर सकती है? तू पागल हो रही है क्या? मुझे पता था तुम कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, तुमको मुझे पागल समझना है तो समझो, पर मैं सच कहती हूँ, उस कोठी में कोई तो था जो मुझे छू रहा था, और ऐसी ऐसी जगह कि मुझे तो तुमको बताने में भी शर्म आती है। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है,
अमोदिता, हो सकता है कि यक्षिणी ने तेरे साथ ऐसा इसलिए किया हो ताकि तू युग पर डोरे न डाले। युग एक मर्द है और यक्षिणी को भी तो मर्द ही पसंद है, वो भी उसके साथ संभोग करना चाहती होगी। और गौर करने वाली बात यह नहीं है कि यक्षिणी ने तेरे साथ क्या किया, गौर करने वाली बात तो यह है कि यक्षिणी उस कैद से आज़ाद हो गई है। घर माँ, मैंने देखा था, वो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और ताबीज भी बंधे हुए थे, फिर वो यक्षिणी उसके कमरे से आज़ाद कैसे हो सकती है? जितना मुझे लगता है उस हिसाब से हो सकता है कि युग ने वो दरवाजा खोला हो और वापस से लगा दिया हो ताकि किसी को खबर ना हो। तुझे नहीं पता, आजकल के नौजवानों का खून बहुत गर्म होता है, वो अक्सर वही काम करते हैं जो उन्हें करने से मना किया जाता है। अमोदिता बड़े ही ध्यान से अपनी माँ की बातें सुन रही थी और एक हद तक उसे उसकी माँ की सारी बातें ठीक भी लग रही थी। फिर क्या माँ, उस यक्षिणी ने युग जी के साथ संभोग कर लिया? ये सब तो मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि आने वाली पूर्णिमा को करे। आखिर पूर्णिमा और अमावस्या की रात ही तो यक्षिणी मर्दों को अपने शिकार बनाया करती थी। देख अमोदिता, पूर्णिमा की रात यक्षिणी युग को अपना शिकार बनाए, उससे पहले तुझे युग को अपना शिकार बनाना पड़ेगा। अब ये लड़ाई एक पक्षिणी और सौदाइन के बीच है, देखते हैं कौन जीतता है। अमोदिता डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। आज रात 3 बजे काले कपड़े पहनकर तैयार रहना। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा आपने? काले कपड़े पहनकर, वो भी रात के 3 बजे? हाँ, काला जादू काले कपड़े पहनकर ही किया जाता है, इससे काम जल्दी सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, काले जादू में काले रंग की बहुत बड़ी अहमियत होती है, वो मैं तुझे फिर कभी बताऊंगी। ठीक है माँ, मैं आज रात 3 बजे तैयार रहूंगी। रात हो गई थी और रात के 12 बज रहे थे। हर रात की तरह आज रात भी जोरों से बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बादल फट गए हो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। युग और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के ही अंदर थे और कोठी के कमरों के अंदर कुछ चिपका रहे थे। युग सीढ़ियों के पास कुछ चिपकाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, ये तू मुझसे क्या करवा रहा है दोपहर से? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यार युग, अभी ना तू मुझसे कुछ मत पूछ, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करते जा और फिर देखना हम यक्षिणी का पता कैसे लगाते हैं। पर ये तो बता, ये सब हम चिपका क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना, तुझसे कोई सवाल नहीं, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करते जा। कुछ ही देर में उन दोनों का सारा काम खत्म हो जाता है और युग लंबी आहें भरते हुए कहता है, अब बताएगा ये सब जगह हमने छोटी छोटी लाइटों की सीरीज क्यों लगाई है? ये लाइट नहीं है भाई, इन्हें लेजर ग्रिड कहा जाता है। वही लेजर ग्रिड न जिसका यूज सिक्योरिटी सिस्टम और मशीन विजन एप्लीकेशन जैसी चीजों में करते हैं। हाँ, वही लेजर ग्रिड, हम इसका उपयोग भूतों का पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। वो कैसे? लेजर ग्रिड किस तरह यक्षिणी के बारे में पता करेगा? जब मैं पैरानॉर्मल सोसाइटी में मेंबर था तब वहां बताया गया था कि जब कोई अदृश्य शक्ति या फिर कोई असाधारण तरह की गतिविधि इसके आसपास होती है तो यह अपने आप जलने लग जाता है। ये हरे बिंदु बनाकर किसी चीज की हरकत होने की जानकारी देता है। अगर यक्षिणी इस कोठी में आजाद घूम रही होगी तो ये डिवाइस हमें बता देगा। अच्छा, हाँ, वैसे इसके साथ कैमरा भी लगाया जाता है, उससे हम आसानी से हर कमरे में नजर रख सकते थे, पर हमारा इतना बजट नहीं है इसलिए सिर्फ लेजर ग्रिड ही लगाया है। अब एक काम कर, जल्दी जा और कोठी की सारी लाइट बंद कर दे। क्या कहा? लाइट बंद कर दूं? पर क्यों? अब यक्षिणी का पता क्या उजाले में लगाएगा? तुझे नहीं पता, ये जो अदृश्य शक्तियां होती है ना, सबसे ज्यादा अंधेरे में ही हावी होती है, उसी वक्त उन्हें महसूस किया जाता है। युग लाइट बंद करने के लिए वहां से जाने लग जाता है, तभी अभिमन्यु उसे रोकते हुए कहता है, रुक, सुन। अब क्या है? लाइटें बंद करने से पहले मोमबत्ती जला ले वरना कुछ दिखेगा नहीं। यार, मोमबत्ती क्यों जलाना? मोबाइल में टॉर्च है ना, उससे काम चल जाएगा। अभिमन्यु युग को मना करते हुए कहता है, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। मोमबत्ती की रोशनी और टॉर्च की रोशनी में बहुत फर्क होता है। इसकी रोशनी सफेद होती है और मोमबत्ती की पीली। कहते हैं अदृश्य शक्तियां सफेद रोशनी के सामने नहीं आती। ठीक है, मोमबत्ती ही जलाकर लाता हूँ। युग जल्दी से ग्रेवयार्ड कोठी के सारे कमरों की लाइट बंद करके आ जाता है, साथ में मोमबत्ती भी जलाकर ले आता है। युग और अभिमन्यु दोनों के हाथों में मोमबत्तियों थी। कोठी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। अभिमन्यु उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, तुझे पता है ये जो अदृश्य शक्तियां होती है इनका पता रात के वक्त ही क्यों लगाया जाता है? युग हैरानी के साथ कहता है, क्यों? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि रात के वक्त ही शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा बढ़ जाती है।
अंधेरे से ही इन्हें शक्ति मिलती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर अंधेरे से ही लगता है और डर ही तो इन शैतानी शक्तियों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। ये अभिमन्यु ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ की मोमबत्ती पर किसी ने फूंक मारी हो। वो अपने हाथों से मोमबत्ती को बुझने से बचाते हुए कहता है, वैसे तो शैतानी ताकतें दिन में भी हमारे साथ रहती है, पर उस वक्त हमारे आसपास कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, इसलिए हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। पर रात के वक्त हमारे आसपास ज्यादा हलचल नहीं होती, वातावरण शांत होता है, इसलिए हम उन्हें आसानी से महसूस कर पाते हैं। कहते हैं रात के 3 बजे का वक्त बहुत खास होता है, यही वो वक्त होता है जब ये शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। पर बार मैंने तो सुना है कि 3 बजे के बाद ब्रह्मा मुहूर्त शुरू हो जाता है और इस वक्त दैविक शक्तियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। देख युग में ना तुझे अच्छे से समझाता हूँ, गौर से सुनना मेरी बात। मुहूर्ते बुद्धे धर्माधर चानु चिंतयेत कायक्लेशांश्रच तन्मूलान्वेदत वार्थमेवच। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, पार तू संस्कृत क्यों बोल रहा है, सीधे सीधे हिंदी में बताना, क्या बताना चाहता है। हाँ बता रहा हूँ भाई, देख शास्त्रों के अनुसार 24 घंटे के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। सूरज के निकलने से पहले 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद वाले को विष्णु मुहूर्त कहते हैं। अच्छा तो ऐसा है। हाँ एक और बात, दिन का जो 30वां भाग होता है ना, वो मुहूर्त कहलवाता है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से शुरू होता है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 काम करना चाहिए, संध्या वंदन, मेडिटेशन, प्रार्थना और पढ़ाई। शास्त्रों में सात्विक जीवन के लिए इस समय जगना और अपने डेली काम पूरा करते हुए 5 बजे प्रार्थना करना सफल और संत जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। पर यही समय तांत्रिक साधना में भी उतने ही मायने रखता है। तूने वो तो कहावत तो सुनी ही होगी, जो जैसा बोवेगा वैसा काटेगा। युग अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ सुनी है, पर इनका इन सब से क्या लेना देना। लेना देना है, एक तरफ जहां इस वक्त में सात्विक लोग पूजा अर्चना करते हैं, वही तांत्रिक लोग अपने बुरे काम करते हैं। पर ये लोग 1 घंटे पहले ही बुरे काम करने में लग जाते हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद का ही वक्त होता है जब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शैतानी शक्तियां घूम रही होती है। उसी का फायदा उठाते हुए सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार की साधनाएं, बलि देना, गुप्त साधनाएं, काला जादू इसी वक्त करते हैं। तंत्र विधा के अनुसार सुबह के 3 बजे की गई साधना या दी हुई बलि सबसे ज्यादा फलीभूत होती है, इसलिए एक तांत्रिक के लिए ये समय बहुत मायने रखता है। युग एक चुप्पी के साथ गौर से अभिमन्यु की सारी बातें सुन रहा था। देख अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिन और रात का समय अलग अलग होता है, पर उसके बावजूद हर जगह हर धर्म में रात का तीसरा पहर यानी रात 3 बजे का वक्त शैतानी शक्तियों का सबसे शक्तिशाली वक्त माना गया है। कहीं कहीं जगह तो इसे मौत का टाइम भी कहते हैं। तुझे जीसस क्राइस्ट के बारे में तो पता ही होगा। जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह ना, तू उन्हीं के बारे में बातें कर रहा है ना। हाँ वही। कैथोलिक मान्यता के अनुसार दोपहर के 3 बजे ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये वह समय था जब सभी शैतानी शक्तियां ईश्वर की शक्तियों के सामने बेहद कमजोर पड़ गई थी, लेकिन इसके ठीक 12 घंटे बाद यानी रात के 3 बजे सभी शैतानी शक्तियों सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। इतना कहकर अभिमन्यु एक गहरी सांस लेता है और अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुझे पता है क्रॉस को उल्टा करने पर यह पवित्र चिन्ह से शैतान के चिन्ह में तब्दील हो जाता है, और मैंने उस दिन तुझे बताया था ना, ये भगवान और भूत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह इसका जीता जागता उदाहरण है। तूने कभी नोटिस किया है, अक्सर रात के 3 बजे के आसपास ही हमारी नींद खुलती है और इस वक्त अचानक से हमें पसीना आने लगता है, दिल की धड़कनें तेज चलने लगती है, कभी कभी तो हाथ पैर भी ठंडे पड़ने लग जाते हैं। हो पार किया है। ये सब शैतानी शक्तियों की वजह से ही होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार रात के 3 बजे के वक्त ही दिल का दौरा पड़ने से सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। पर यार इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी तो हो सकता है। कैसा रीजन? जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से वैज्ञानिकों के अनुसार अमूमन यह वह वक्त होता है जब अपना दिमाग और बॉडी पूरी तरह सुस्त पड़ी होती है। फिजिकली रूप से जब बॉडी में काफी देर तक कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो रात के 3 बजे तक अपनी बॉडी और दिमाग थकान मिटा चुका होता है, इसलिए अब हमारा दिमाग थोड़ा एक्टिव होने लग जाता है। तुझे गति के नियम के बारे में तो पता ही होगा। यार पता तो था पर भूल गया।
याद भी कैसे होगा तुझे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने से तो फुर्सत मिले तुझे। गति के नियम के अनुसार अगर किसी भी वस्तु में स्थिरता के बाद अचानक गति आती है तो वह तुरंत गति नहीं पकड़ता। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग है जो 3 बजे तक अपनी थकान मिटाने के बाद धीरे धीरे गति पकड़ने लग जाता है। यही कारण है कि अचानक से 3 बजे कभी हमारी नींद खुल जाती है तो पसीना आने लग जाता है और ठंड लगने लगती है। एक प्रकार से अपना दिमाग जाग चुका होता है लेकिन बॉडी स्थिर होती है और दोनों की गति एक नहीं होने के कारण ऐसी सिचुएशन महसूस होती है। युग अभिमन्यु से बातें कर ही रहा था कि तभी ग्रीन लेजर लाइट जलने लग जाती है। अंधेरे में ग्रीन लाइट अलग ही दिख रही थी, जो दूर से ही किसी को भी दिख जाए। अभिमन्यु अपने हाथ से इशारा करते हुए हकलाते हुए कहता है, बार वो देख लाइट जल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर हो रही है। युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और लाइट किस साइड जल रही थी वो देखने लग जाता है। युग और अभिमन्यु लेजर लाइट को अपने आप जलता हुआ देखकर हैरान हो गए थे। लेजर लाइट रूम नंबर 666 के पास जल रही थी पर अचानक से वह जलना बंद हो जाती है। कोठी में वापस से अंधेरा छा जाता है। युग बिचकते हुए कहता है, यार ये लाइट जलना बंद क्यों हो गई। अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही अब सीढ़ियों के पास लेजर लाइट जलना शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद वो लेजर लाइट फिर बंद हो जाती है और सीढ़ियों के ओर नीचे आकर जलना शुरू हो जाती है। युग उस लेजर लाइट को घूरते हुए कहता है, यार ये लेजर लाइट तो जलते हुए अपने ही पास आ रही है। अभिमन्यु भी उस लेजर लाइट को घूरते हुए कहता है, इसका मतलब यह है कि यक्षिणी अपने दोनों के पास आ रही है। इस तरफ रजनी अमोदिता का हाथ पकड़कर उसे हैवली के अंदर कहीं ले जा रही थी। दोनों ने ही काले कपड़े पहने हुए थे। रजनी ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी तो अमोदिता ने काले रंग का सूट। रजनी के हाथ में उसकी तंत्र मंत्र यंत्र की किताब भी रखी हुई थी। वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। दोनों ही सबसे छुपते हुए अपनी नजरें चुराते हुए आगे बढ़ रही थी। अमोदिता अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, माँ ये इतनी रात में तुम मुझे कौन सी जगह ले जा रही हो। हवेली के इस कोने में तो आज तक मैं नहीं आई। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, तू ना अभी अपना मुंह बंद रख और चुपचाप मेरे पीछे चल समझी। अमोदिता चुप हो जाती है और खामोशी के साथ अपनी माँ के पीछे पीछे जाने लग जाती है। कुछ ही देर में रजनी अमोदिता को लेकर हवेली के सबसे नीचे वाले कमरे के अंदर लेकर आ जाती है। उस कमरे के अंदर लाइट नहीं थी और काफी सामान बिखरा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से ना खोला गया था ना ही वहां की सफाई की गई थी। अमोदिता खांसते हुए कहती है, माँ इस कमरे में तो बहुत धूल है, ये किसका कमरा है। रजनी फुसफुसाते हुए कहती है, ये कमरा नहीं रास्ता है तहखाने में जाने का। क्या कहा तहखाने में जाने का, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी हवेली के अंदर एक तहखाना भी है। पहले मुझे भी नहीं पता था पर कहते हैं ना कुछ चीजें आपको ढूंढ लेती है, वैसे ही इस तहखाने ने भी मुझे ढूंढ लिया था। जब तेरे पापा के साथ शादी करके मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे जादू टोना करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और मैं आसानी से अपनी साधनाएं कर सकूं। पूरी हवेली छान मारी थी पर एक कमरा ऐसा नहीं मिला था जहाँ पर मैं अपना काम कर सकूं। और फिर एक रात मुझे एक सपना आया जिसमें मुझे ये तहखाना दिखा था। मतलब इस तहखाना का रास्ता तुमको सपने में दिखा था। हाँ अमोदिता, काले जादू करने का यही तो फायदा होता है, जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो ये खुद हमारे पास पहुंचा देता है। इतना कहकर रजनी उसी कमरे का एक दरवाजा खोलती है और सीढ़ियों उतरते हुए कहती है, संभल कर आना। हाँ माँ। जैसे ही सीढ़ियां खत्म होती है रजनी माचिस जलाती है और उससे मशाल जला लेती है। जब उजाला होता है तो अमोदिता देखती है कि तहखाना के अंदर कई सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी। वृद्ध जानवरों की हड्डियों, गुड़िया, पेंडुलम घड़ी और ना जाने क्या क्या रखा था। अमोदिता तहखाने के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहती है, माँ इस तहखाने के अंदर तो आपने काला जादू का बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। ये सामान मैंने इकट्ठा नहीं किया है। फिर जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये सामान यहीं पर रखा हुआ था। जब इस तहखाने के बारे में गुप्त तरीके से पता लगाया तो पता चला ये तहखाना कई सालों पहले बंद कर दिया गया था और किसी अचोरी का था। क्या कहा अघोरी? हाँ अघोरी। तो फिर तुमने पता करने की कोशिश नहीं की वो कौन अघोरी था? अरे पागल, में क्या करती उसके बारे में पता करके। वैसे भी मुझे काला जादू करने के लिए कोई जगह चाहिए थी और वो मुझे मिल गई थी। मेरे लिए इतना ही बहुत था। इस तहखाने की एक खास बात बताऊं मैं तुझे? हाँ माँ बताए ना।
हमारे जादू टोना करने के लिए जिस भी सामान की जरूरत होती है वो सब यहाँ पर मिल जाता है, और सिर्फ सामान ही नहीं, इस तहखाने में ऐसी ऐसी चीज है जो अब तो मिलना भी बंद हो गई है, पर तू इन चीजों को गलती से भी मत छूना क्योंकि इस सब चीजों के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। चल अब बैठ जा जल्दी नीचे। है। अमोदिता रजनी के सामने आले की पालकी मारकर बैठ जाती। उन दोनों के ही सामने एक स्टार बना हुआ था जिसके ऊपर मोमबत्तियां जल रही थी। रजनी ने अपने बगल में ही तंत्र मंत्र यंत्र की किताब खोलकर रखी हुई थी। रजनी धीरे से कहती है, देख अमोदिता, आज से तू युग पर जादू टोना करना शुरू कर रही है, साथ में तेरा सौदाइन बनने का सफर भी शुरू हो रहा है, पर मैं तुझे बात देती हूँ, सौदाइन की जिंदगी में कदम रखने से पहले बलि देनी पड़ती है। अमोदिता कांपते हुए कहती है, क्या कहा माँ तुमने? बलि? हाँ बलि। जिस तरह पूजा करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक उस तरह काला जादू करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग बलियों दी जाती है, पर यह बलि किसी और के अंग की नहीं बल्कि खुद के अंग की दी जाती है, जिसमें उंगली, आंख, कान, बाल जैसे कई अंग आते हैं। मतलब मुझे भी अपने शरीर के किसी अंग की बलि देनी पड़ेगी। हाँ अमोदिता, हम सौदाइन की एक पहचान होती है और वो ये कि हमें अपने बाने पैर के अंगूठे के नाखून की बलि देनी पड़ती है। मैंने दी थी और अब तुझे भी देनी पड़ेगी। रजनी ने अपना बायां पैर आगे करते हुए कहा। जब अमोदिता की नजर उसके पैर पर पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। रजनी का बिना नाखून का अंगूठा देखकर अमोदिता के रोंगटे खड़े हो गए थे। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं नहीं देने वाली अपना नाखून, इसमें बहुत दर्द होगा। देख अमोदिता, दर्द तो होगा, पर एक बात मेरी याद रख, दर्द ही सारे मर्ज की दवा होती है। अगर आज तूने ये दर्द सह लिया तो फिर तू योग को आसानी से पा सकती है, और सिर्फ योग को ही नहीं, दुनिया की सारी चीज जिस पर भी तू हाथ रखेगी वो तेरी हो जाएगी। रजनी की बातों ने अमोदिता को अपने सांझे में फंसा लिया था। वो पूरी तरह उसकी बातों में आ गई थी। अमोदिता सोचने लग जाती है वो क्या करे। अरे सोच क्या रही है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 3 बजे युग को वश में करना शुरू करना है। बोल क्या तू तैयार है? अमोदिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ मां, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर अमोदिता भी अपने बायों पैर आगे बढ़ा देती है। रजनी नुकीले मुंह का प्लास पकड़ती है और अमोदिता के अंगूठे के पास ले जाने लगती है। अमोदिता ये भयानक दृश्य देखने की जरा भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए डर के कारण वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रजनी उस प्लास से अमोदिता के अंगूठे का नाखून पकड़ती है और मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही झटके में अमोदिता का नाखून उसके अंगूठे से अलग कर देती है। अमोदिता के गले से चीख निकलती है। अमोदिता की दर्द से कराहने की चीख तहखाने के अंदर गूंजने लग जाती है। वो तो अच्छा हुआ तहखाने की आवाज हवेली के अंदर नहीं जाती थी, वरना हवेली के सभी लोग अब तक जाग चुके होते। अमोदिता के अंगूठे से लबालब खून निकले जा रहा था और वो अभी भी दर्द से कराह रही थी। रजनी ने प्लास से अमोदिता का नाखून पकड़ा हुआ था। रजनी उस नाखून को अमोदिता को देते हुए कहती है, अब तू ज्यादा रो मत, भूल मत, तू एक सौदाइन है और सौदाइन रोती नहीं है। ये ले, रख अपना नाखून अपने पास। माँ तुम ही रखो ना इसे अपने पास। पागल हो रही है क्या तू? एक सौदाइन के पास ही हमेशा उसका नाखून होना चाहिए। अगर हमें हमारी शक्तियां इन नाखूनों की बदौलत हासिल होती है तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, समझी? इसलिए इसे कहीं ऐसी जगह छुपाकर रखना जहां पर ये किसी के हाथ ना लगे, वरना इससे तेरी जान को भी खतरा है। अमोदिता झट से रजनी के हाथ से अपना नाखून लेती हुई कहती है, ठीक है माँ, मैं इसे छुपा दूंगी। रजनी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, अब होगा असली खेल शुरू, बस रात के 3 बज जाए और फिर देख कैसे हम युग को अपने वश में करते हैं। इस तरफ युग और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर झूमर के नीचे खड़े हुए थे। दोनों ही डरे हुए लग रहे थे। दोनों के माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें थी। लेजर लाइट जलते जलते उन दोनों के नजदीक आने लग गई थी। युग डरते हुए कहता है, यार ये लेजर लाइट तो हमारी ही तरफ आ रही है। अभिमन्यु अपनी आंखें फाड़ते हुए कहता है, लेजर लाइट नहीं युग, यक्षिणी, यक्षिणी हमारे पास आ रही है। लेजर लाइट सीढ़ियों से जलते हुए युग और अभिमन्यु के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी वह लेजर लाइट उनके पास ना जलकर सीधे ग्रेवयार्ड कोठी के मेन दरवाजे के पास जलने लग जाती है। लेजर लाइट वहीं पर रुक गई थी और बार बार बंद चालू हो रही थी। युग अभिमन्यु का हाथ हिलाते हुए कहता है, अभिमन्यु ये तेरी लेजर लाइट खराब हो गई है क्या? ये बार बार बल्ब की तरह बंद चालू क्यों हो रही है? अभिमन्यु लेजर लाइट को देखते हुए कहता है, यार मेरी लेजर लाइट खराब नहीं हुई है, बल्कि यक्षिणी बार बार उसी जगह मूवमेंट कर रही है।
वो वहां पर आ रही है और वहां से जा रही है, तभी ऐसा हो रहा है। कुछ देर तक दोनों ही मंत्रमुग्ध होकर लेजर लाइट को जलते बुझते हुए देखते रहते हैं। अभिमन्यु धीरे से कहता है, अब क्या करें यार, करना क्या है, चल दरवाजे के पास जाकर देखते हैं, हो सकता है यक्षिणी दिख जाए। पागल हो रहा है क्या युग, दरवाजे के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर क्या करे, ऐसे ही यहाँ पर डर कर खड़े रहे, चलना यार, तू ना बहुत डरता है, पता नहीं कैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बन गया तू। इतना कहकर युग अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाता है। अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। वह दोनों दरवाजे के पास पहुंचने ही वाले थे कि लेजर लाइट जलना बंद हो जाती है। कोठी में फिर एक बार अंधेरा छा जाता है, पर अभिमन्यु और युग के हाथों में मोमबत्ती थी, जिस कारण उन्हें आसपास की कुछ चीजें दिखाई दे रही थी। युग अभिमन्यु से कहता है, यार ये लाइट जलना बंद क्यों हो गई। अभिमन्यु कहता है, शायद यक्षिणी यहां से चले गई, इसी वजह से बंद हो गई। युग मोमबत्ती की रोशनी के सहारे अपने आसपास यक्षिणी को ढूंढने लग जाता है। वो यक्षिणी को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। युग हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु तूने आवाज सुनी। हाँ सुनी यार, ये आवाज तो बाहर से आ रही है, इसका मतलब यह है कि बाहर कोई है। इतना कहकर बिना कुछ सोचे समझे युग दरवाजा खोलने लग जाता है। अभिमन्यु युग को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर उससे पहले ही झटके के साथ युग दरवाजा खोल देता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखते हैं कि दरवाजे के बाहर काया और कछुआ खड़े हुए थे। दोनों के ही हाथ में शराब की एक एक बोतल थी। दोनों को ही देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने खूब शराब पीकर रखी हुई थी। अभिमन्यु अपना गला फाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ पर। काया नशे में अपनी जगह पर हिलते हुए कहता है, हम दोनों नहीं होंगे तो कौन होगा, तुम दोनों को क्या लगा तुम दोनों अकेले अकेले कार्यक्रम कर लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अभिमन्यु गुस्सा करते हुए कहता है, अरे पागल, हम दोनों यहाँ कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं बल्कि। अभिमन्यु इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी कछुआ अभिमन्यु और युग को धक्का मारते हुए सीधे कोठी के अंदर घुस जाता है। काया भी कछुए के पीछे पीछे कोठी के अंदर घुस जाता है। जब वो देखता है कि कोठी के अंदर अंधेरा है तो हैरानी के साथ कहता है, ये तुम दोनों ने कोठी के अंदर इतना अंधेरा क्यों करके रखा हुआ है। कछुआ नशे में बड़बड़ाते हुए कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं, ये उसी का। कछुए ने इतना ही कहा था कि तभी ग्रीन लेजर लाइट वापस से जलने लग जाती है। एक ही वक्त में लेजर लाइट ग्रेवयार्ड कोठी के अलग अलग हिस्से में जल रही थी। कभी वो रूम नंबर 666 के पास जल रही थी, तो कभी सीढ़ियों पर, तो कभी हॉल में लगे झूमर के नीचे। कछुआ अपनी आंखें मलते हुए कहता है, ये लाइट को क्या हो गया, ये ग्रीन कैसे जल रही है, सुबह तक तो ठीक थी, कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई या फिर मैंने ज्यादा पी ली है। युग और अभिमन्यु के समझ नहीं आ रहा था कि लेजर लाइट एक ही वक्त में 2-3 जगह एक साथ कैसे जल सकती थी। अचानक से कोठी की सारी लाइटें चालू हो जाती है और कोठी में उजाला हो जाता है। युग और अभिमन्यु की आंखें चमक जाती है और जब उनकी नजरें कोठी में लगे लाइट के स्विच बोर्ड के पास पड़ती है तो वो देखते हैं कि वहां पर काया खड़ा हुआ था, जिसने लाइट का स्विच ऑन कर दिया था। काया नशे में कहता है, ये कमीने युग और अभिमन्यु ने लाइट बंद करके रखी थी, उसी के कारण ऐसा लग रहा था, साले बिजली का बिल बचा रहे थे। कछुआ कहता है, ये दोनों तो है ही कंजूस, अच्छा हुआ तूने लाइट ऑन कर दी, वरना मैं अंधेरे में पैगा कैसे बनाता, अगर शराब गिर जाती तो। वैसे ही बहुत महंगी है, मैं नुकसान नहीं उठा सकता। इतना कहकर कछुआ झूमर के नीचे बैठ जाता है। काया भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। युग और अभिमन्यु वहीं पर खड़े हुए थे और काया कछुए को नौटंकी करते हुए देख रहे थे। युग को काया और कछुए पर बहुत गुस्सा आ रही थी, पर दोस्त होने के कारण वो उन दोनों को कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो उन दोनों को वहां से भगा दे, पर दोस्ती की खातिर वो चुप था। काया अभिमन्यु को देखते हुए कहता है, अरे अभिमन्यु, तू खड़ा क्यों है, आ नीचे बैठना, महफिल सजाते हैं, रंग जमाते हैं और जिंदगी के गम भुलाते हैं। ये शराब ही तो है जिसे पीने के बाद सारे दर्द कम हो जाते हैं। अभिमन्यु काया को मना करते हुए कहता है, आज मंगलवार है और मैं मंगलवार के दिन नहीं पीता, और वैसे भी तूने सुना नहीं है क्या, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशा शराब में नहीं इंसान के अंदर होता है। कछुआ मुंह बनाते हुए धीरे धीरे कहता है, क्या कहा तूने, तू मंगलवार के दिन नहीं पीता, तू क्या बजरंग बली का भक्त है क्या जो मंगल को नहीं पीता।
भक्त तो नहीं पर जिंदगी के कुछ उसूल हैं मेरे, तुम्हारी तरह नहीं कि जब जेब भारी हुई कि चले ठेके पर जेब खाली करने। काया अपनी शर्ट के अंदर से डिस्पोजल निकालता है और फर्श पर रखते हुए कहता है, यार कछुए तू इस अभिमन्यु को छोड़ना और जल्दी जल्दी पैगा बना इसे पीकर मेरे अंदर की आग को बुझाने दे। कछुआ शराब की बोतल का ढक्कन खोलते हुए कहता है, अरे अभी बनाता हूँ 2 मिनट। इतना कहकर कछुआ दोनों डिस्पोजल में शराब डालने लग जाता है। डिस्पोजल में उसने शराब तो डाल दी थी पर पानी उसे नहीं मिल रहा था। कछुआ बोतल ढूंढते हुए कहता है, अरे पानी, पानी की बोतल कहाँ पर है? कछुआ अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे पानी की बोतल तो मैं वहीं दुकान पर भूल आया। काया कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, तू ना कछुए एक काम ढंग से नहीं करता है, सब कुछ भूल जाता है। अरे तू चिल्ला क्यों रहा है यार, पानी तो हमें यहीं मिल जाएगा। अरे जा युग जरा पानी लेकर आना। युग गुस्से से कछुए को घूरने लग जाता है। कछुआ हंसते हुए कहता है, अरे घूर क्या रहा है, तेरी आंखों का पानी थोड़ी मांगा है, अंदर जा और पानी लेकर आ। युग गुस्से से कहता है, मैं नहीं ला रहा पानी, जिसे पीना है वो खुद किचन में जाए और लेकर आए। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, युग मैं समझ रहा हूं तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना, इन दोनों पर मुझे भी आ रहा है, पर क्या करे है तो अपने बचपन के दोस्त ही ना। देख ये दोनों बहुत नशे में है तो इन्हें समझाने का कुछ फायदा नहीं। ऐसा कर जल्दी पानी लाकर दे दे इन्हें, जितनी जल्दी ये पिएंगे इन्हें चलेगी, ये सोएंगे उतनी ही जल्दी हम वापस से अपना काम आगे जारी रख सकते हैं। युग कुछ कहता है उससे पहले कछुआ बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे पानी, पानी, पानी कहाँ है, पानी हमको चाहिए, पानी, पानी। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, अरे हाँ बाबा ला रहा हूँ पानी, चिल्ला क्यों रहा है? युग तुझे नहीं लाना पानी, मत ला, मैं ही लाकर देता हूँ इन्हें। इतना कहकर अभिमन्यु किचन की ओर जाने लग जाता है। उसके जाने के बाद युग को जितनी गाली आती थी वो सारी मन ही मन काया और कछुए को देने लग गया। अभिमन्यु को गए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसकी आवाज सुनाई देती है, अरे युग जरा यहाँ पर आना। अब क्या हुआ यार, तू पानी भी अकेले नहीं ला सकता क्या है? इतना कहकर युग अपने कदम किचन की ओर बढ़ाने लग जाता। इस तरफ तहखाने के अंदर अमोदिता और रजनी बैठे हुए थे। 3 बजने में 10 मिनट कम थे। अमोदिता को अभी भी दर्द हो रहा था, उसके पैर के अंगूठे पर खून जम चुका था। खून के कुछ छींटे फर्श पर भी पड़े हुए थे। रजनी अमोदिता की तरफ देखते हुए कहती है, अब हमें काम शुरू करना चाहिए। अमोदिता जल्दी से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जा। जैसा रजनी ने कहा था अमोदिता वैसा ही करती है। वो पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाती है। रजनी अमोदिता के सामने जाकर बैठ जाती है और वह पुलिया जिसके अंदर उसने युग का बाल रखा हुआ था उसे खोलने लग जाती है। फर्श पर ही अमोदिता के सामने हल्दी की कुछ गांठें रखी हुई थी। रजनी वो बाल अमोदिता को देते हुए कहती है, ये ले युग का बाल और इन हल्दी में से एक गांठ उठा और उसके ऊपर युग का नाम जपते हुए लपेट दे। जैसा रजनी कहती है अमोदिता वैसा ही करती है। अपना दुपट्टा दे मुझे। क्या कहा माँ, दुपट्टा पर क्यों? अरे दे तो। अमोदिता अपना काला दुपट्टा रजनी को दे देती है। रजनी वो दुपट्टा फाड़ने लग जाती है। अमोदिता रजनी को रोकते हुए कहती है, अरे माँ इसे तुम फाड़ क्यों रही हो, ये मेरा फेवरेट दुपट्टा है। रजनी गुस्सा करते हुए कहती है, नालायक लड़की अपना मुंह बंद रख, नया दुपट्टा ले लेना। वैसे तो इस विधि में रूमाल का उपयोग किया जाता है पर अभी इस वक्त इससे ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि 3 बज गए हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 4 बजे से पहले ये विधि पूरी करनी है वरना ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा। क्यों माँ, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया तो कुछ हो जाएगा क्या? होगा तो कुछ नहीं पर वो दैवीय शक्तियों का समय होता है। याद रखना 3 से 4 के बीच में शैतानी शक्तियों का वक्त होता है और 4 से 5 में दैवीय। और बाकी के समय में दोनों की शक्तियों समान होती है। इतना कहकर रजनी अमोदिता के दुपट्टे में से उसका एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ लेती है और अमोदिता को देते हुए कहती है, ये ले, इसके अंदर अब वो हल्दी की गांठ लपेट दे जिसमें तूने युग का बाल लपेटा है। जैसा रजनी ने कहा था अमोदिता ने सब कुछ वैसा ही किया। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, देख वैसे तो एक आम लड़की को इस गांठ को 21 दिनों तक अपने सिरहाने में रखकर सोना पड़ता है और रोज वशीकरण मंत्र का जाप करना पड़ता है। उसके बाद किसी चौराहे पर जाकर इसे फेंकना पड़ता है, पर तू एक सौदाइन है, इसी का तुझे फायदा मिलेगा। तुझे 21 दिन का इंतजार नहीं करना बल्कि आज रात ही चौराहे पर फेंक कर आना है, वो भी अकेले। अमोदिता डरते हुए कहती है, क्या कहा माँ, तुमने चौराहे पर जाना है वो भी अकेले?
रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, तूने फिर डरना शुरू कर दिया। कितनी बार समझाओ तुझे, तू एक सौदाइन है और सौदाइन कभी नहीं डरती बल्कि अपने काले जादू से लोगों को डराती है। रजनी की बातें सुनकर अमोदिता की हिम्मत बढ़ने लग जाती है और वो अपनी जगह पर उठने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ माँ, आपने सही कहा, मैं एक सौदाइन हूँ और सौदाइन डरती नहीं है बल्कि डराती है। अमोदिता के अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा था पर फिर भी युग को अपने वश में करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और खड़ी हो जाती है। रजनी भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहती है, चौराह पर तुझे 3 बार यह मंत्र बोलना है, ओहम नमो महायाक्षी मन्मवी स्वाहा। मंत्र याद रखना भूलना मत समझी। हाँ माँ, याद रखूंगी। ओहम नमो महायाक्षी मन्म वशी स्वाहा। रजनी और अमोदिता तहखाने में से बाहर निकलते हैं और चुपके से हवेली के बाहर निकल जाते हैं। रजनी हवेली के गेट पर ही रुक जाती है और कहती है, तेरा और मेरा साथ यहीं तक था, अबे यहाँ से तेरा सफर अकेले शुरू होता है। अब इस काम को तुझे ही अंजाम देना है और याद रखना, चौराह पर यह पोटली फेंकने के बाद चाहे कुछ ही हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर पर वापस आना। अमोदिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, अगर माँ पीछे मुड़कर देख लिया तो क्या होगा? तो ये टोटका टूट जाएगा और ये भी हो सकता है कि तू एक नई बला अपने साथ ले आए, समझी? अब ज्यादा सवाल मत कर, जल्दी जा, वक्त कम है। अमोदिता लंगड़ाते लंगड़ाते वहां से जाने लग जाती है। रजनी वही हवेली के दरवाजे पर खड़ी रहती है। 20 मिनट बाद अमोदिता वापस आ जाती है। जैसे ही अमोदिता वापस आती है, रजनी बौखलाहट के साथ पूछती है, क्या हुआ, काम को अंजाम दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ माँ, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। रजनी खुश होते हुए कहती है, शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब तू बस कल सुबह का इंतजार कर देखना कैसे युग तेरे नाम की माला जपता है। हाँ माँ, अब मुझे भी सुबह का ही इंतजार है। अमोदिता और रजनी दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते। इस तरफ जब युग किचन में अभिमन्यु के पास पहुंचता है तो चिढ़ते हुए कहता है, क्या है यार अभिमन्यु, अब तू पानी भी अकेले नहीं ला सकता क्या? अभिमन्यु मटके पर का ढक्कन हटाते हुए कहता है, यार पानी तो तब लाऊंगा ना जब मटके के अंदर पानी हो, ये तो खाली पड़ा हुआ है। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे शिट, मैंने सोचा था शाम को पानी भर लूंगा पर ग्रेवयार्ड कोठी में लेजर लाइट लगाने के चक्कर में भरना भूल गया। तो फिर क्या करे, बाहर तो वो 2 मगरमच्छ पानी का ही इंतजार कर रहे हैं। करना क्या है, उठा बकेट और चल कुएं के पास। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा कुआं? यहाँ पर कुआं कहाँ है? अरे ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे है, मैं वहीं से पानी भरता हूँ पीने के लिए, एकदम साफ पानी आता है, मीठा मीठा, जैसे किसी झरने का पानी होता है ना वैसा। कभी कभी तो मुझे लगता है कुएं के अंदर झरने का ही पानी है। अच्छा चल फिर आज इसी बहाने तेरी कोठी का कुआं भी देख लेते हैं। इतना कहकर अभिमन्यु बकेट उठाता है और युग के साथ साथ ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे वाले दरवाजे से कुएं के पास जाने लग जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चांद की चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी जिस कारण बाहर अंधेरा नहीं था। चांद की रोशनी में कुआं और आसपास के पेड़ पौधे साफ दिखाई दे रहे थे। युग और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे पहुंच गए थे। ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे वाले दरवाजे के जस्ट बगल में ही इमली का पेड़ लगा हुआ था पर अभिमन्यु की उस पर नजर नहीं पड़ती क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो अभी हल्के होने के लिए जगह ढूंढने पर था। वो चलते चलते बड़बड़ाते जा रहा था, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं यार। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या हुआ, तुझे कहीं जाना था क्या? अरे हल्का होने जाना है, उसी के लिए जगह ढूंढ रहा हूं। यार हल्का होने के लिए भी जगह ढूंढने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ यार ढूंढनी पड़ती है, तुझे नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? यही कि हर जगह पेशाब नहीं करना चाहिए, सुनसान जगह और पेड़ के नीचे तो कतई ही नहीं। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्यों? आगे क्या सन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।